ओके, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 20 जो है हमारा, दैट इज ड्यू डिलिजेंस सेकेंड। ये जो बेसिकली चैप्टर है, ये चैप्टर जो है ये आपके 2 से 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो इस चैप्टर का एक पूरा अकेला पोर्शन तो पेनल्टीज ही पेनल्टीज है, यानी आपको कंपनीज एक्ट की बहुत सारे पेनल्टीज गिवन है, देन आपको सेबी की कुछ कुछ पेनल्टीज गिवन है, आपको फेमा की कुछ कुछ पेनल्टीज गिवन है। तो एक अपना पूरा पोर्शन रिलेट करता है किससे, पेनल्टीज से, ठीक है। इसके अलावा हम बिगिनिंग में हमें 1 से 2 प्रोसेस गिवन है, जैसे हमें कंपनीज एक्ट में कंपाउंडिंग हम लोग पढ़ते हैं, तो हमें कंपाउंडिंग के बारे में कुछ कुछ चीजें बता रखी हैं। इसके अलावा हम एक सेबी का प्रोसीजर पढ़ने वाले हैं, अगर आपने कुछ गलत कर लिया तो आपके ऊपर क्या एक्शन लिया जाएगा बाय सेबी, तो हमें वो बता रखा है। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि जो चैप्टर है, इस चैप्टर में ये है कि अगर एक कंपनी कोई भी टाइप का नॉन कंप्लायंस कर रही है तो वो बच नहीं जाएगी, उसको कॉन्सिक्वेंसेस से डील करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब भी हम किसी भी ट्रांजैक्शन में एंटर करते हैं, अपना डीडी क्या होता है, एनालिसिस एंड रिस्क असेसमेंट ऑफ इम्पेंडिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो अगर हम किसी भी ट्रांजैक्शन में एंटर कर रहे हैं तो बेसिकली हमें पता होना चाहिए कि जो सामने वाली कंपनी है वो कंप्लायंट कंपनी है या नॉन कंप्लायंट है। तो यहाँ पर बोला है कि एक कंपनी कौन सी एक्ट की नॉन कंप्लायंस कर सकती है, और अगर वो उस एक्ट की नॉन कंप्लायंस करती है तो उसको क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं। तो जो हमारे कंपनीज एक्ट के गिवन है, जो हमारे सेबी के गिवन है, हमारे फेमा के गिवन है, और ओवरऑल एंड में हमें सबकी पेनल्टीज एक साथ कंबाइन करके दे रखी है, ठीक है। तो हम लोग इसका देख लेते हैं जल्दी से। सबसे पहले यहाँ पे आपको बता दिया है मीनिंग ऑफ कॉर्पोरेट कंप्लायंस। तो हम देखते ही है कंप्लायंस मतलब आपके ऊपर जो भी टाइप के लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस एप्लीकेबल हो रहे होते हैं वो सारे हमें कंप्लाई करने पड़ते हैं, ठीक है। और आपको अलग अलग एक्ट में अलग अलग प्रोसीजर दे रखा होता है, अगर आपने प्रोसीजर नहीं माना तो आपके ऊपर क्या हो सकता है, प्रोसिक्यूशन, ठीक है। आपको ट्राइब्यूनल में जाना पड़ सकता है और आपको पूरा मैटर जो है वो ट्राइब्यूनल के अंडर में डील होगा, और आपके ऊपर नेसेसरी जो भी कॉन्सिक्वेंसेज हैं वोलेशंस के रिगार्डिंग, पेनल्टीज हो गया, इम्प्रिजनमेंट हो गया, फाइन हो गया, वो आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, अगर आपने कंपनीज एक्ट में नॉन कंप्लायंस किया है, आपने कोई ऑफेंस किया है, तो पनिशमेंट के अकॉर्डिंग जो ऑफेंसेस है वो फॉलोइंग टाइप्स में डिवाइड कर रखे हैं। अब देखो क्या होगा, किसी किसी ऑफेंस में सिर्फ आपके ऊपर फाइन लगेगा, किसी किसी ऑफेंस में सिर्फ आपके ऊपर इम्प्रिजनमेंट आएगा, किसी किसी में फाइन और इम्प्रिजनमेंट है, किसी किसी में क्या आता है, फाइन और इम्प्रिजनमेंट और बोथ दिया सकता है, देन फाइन एंड इम्प्रिजनमेंट, ठीक है, कि आपके ऊपर दोनों ही एप्लीकेबल होंगे और कहीं कहीं पर ओनली पेनल्टी एप्लीकेबल। तो ये अलग अलग टाइप्स हैं कि पेनल्टी या पनिशमेंट के बेसिस पे किस किस में ऑफेंसेस डिफाइन होते हैं। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि कुछ ऑफेंसेस ऐसे हैं जहां पर आपका इम्प्रिजनमेंट मैंडेटरी होगा, कुछ ऑफेंसेस ऐसे हैं जहां पर इम्प्रिजनमेंट हो भी सकता है और इम्प्रिजनमेंट नहीं भी हो सकता, और कुछ ऑफेंसेस ऐसे हैं जहां पर आपका स्कोप ऑफ इम्प्रिजनमेंट है ही नहीं, यानी सिर्फ फाइन एप्लीकेबल हो जाएगा या सिर्फ पेनल्टी एप्लीकेबल हो जाएगी, इम्प्रिजनमेंट का कोई स्कोप नहीं है। तो ये हो गया फर्स्ट वाला, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ पनिशमेंट। इसके बाद में आता है डिपेंडिंग ऑन कॉग्निजेबिलिटी, यानी सीरियस है या नॉन सीरियस है, ठीक है। तो बेसिकली ऐसे ऑफेंसेस होते हैं जो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं, उसमें आपका अरेस्ट विदाउट वारंट भी किया जा सकता है बिकॉज वो काफी सीरियस है। और नॉन कॉग्निजेबल कौन से होते हैं, जहां पर आप अगर वारंट नहीं है पुलिस ऑफिसर के पास में तो वो आपको विदाउट वारंट अरेस्ट नहीं कर सकता, तो वो थोड़े से नॉन सीरियस नेचर के ऑफेंसेस होते हैं। और एक होते हैं बेलेबल, जहां पे आपको बेल मिल जाती है, और एक होते हैं नॉन बेलेबल, जहां पर आपको बेल नहीं मिलती है, ठीक है। देन आते हैं हम लोग, जो हमें कंपनीज एक्ट में एक प्रोसेस गिवन है कि प्रोसिक्यूशन किस किस तरीके से होता है। अब बेसिकली यहाँ पर ये पूरा टॉपिक आपकी जो सब्जेक्ट है आरसीडी सेकेंड ग्रुप में, वहां पर आपके प्रॉपर टॉपिक्स आते हैं, आपके पूरे पूरे चैप्टर्स हैं कि प्रोसिक्यूशन अंडर कंपनीज एक्ट, देन प्रोसिक्यूशन अंडर सेबी, अंडर फेमा लॉज, सिक्योरिटी लॉज। तो ये सब आपने वहां पर पढ़ रखे हैं, उन सब टॉपिक्स की आपको इस चैप्टर में क्या दे रखी है, समरी। तो अगर आपने वहां डिटेल में ऑलरेडी पढ़ रखे हैं तो आप यहाँ से स्किप ही कर देना, क्योंकि वो ही चीज यहाँ पे समराइज फॉर्म में गिवन है, ठीक है। तो आप वो वाला सब्जेक्ट यहाँ पे रेफर कर सकते हो। अब देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या बोला है कि अगर जैसे मान लो आरओसी है, वो आपकी कंपनी की बैलेंस शीट देख रहा है या आपकी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख रहा है या नॉन फाइनेंशियल भी देख रहा है, और आरओसी को अगर ऐसा लगता है कि आपकी कंपनी ने कोई भी टाइप का नॉन कंप्लायंस किया है, कंपनीज एक्ट का कोई भी आपके ऊपर रेगुलेशन एप्लीकेबल हो रही थी और आपने वो कंप्लाई नहीं की है,
तो आरओसी आपको क्या भेजेगा, एक शो कॉज नोटिस। तो अपना स्टेप नंबर 1 क्या है, अगर आरओसी ने कोई भी नॉन कंप्लायंस नोटिस किया तो सबसे पहले वो आपको क्या इशू करेगा, वो आपको एक शो कॉज नोटिस इशू करेगा कि आप बताओ कि आपने नॉन कंप्लायंस जो है वो क्यों किया है, क्या रीजन है, और फिर कंपनी की क्या ड्यूटी बनेगी कि वो आरओसी को प्रॉपर डिटेल्स है कि नहीं हमने नॉन कंप्लायंस नहीं किया, ये हमारे पास में वैलिड रीजन है, ठीक है। तो वो आरओसी को सेटिस्फाई करने के लिए कंपनी क्या करेगी, रिप्लाई। अब देखो दो सिचुएशंस हो सकती हैं, या तो आरओसी कंपनी के रिप्लाई से सेटिस्फाइड होगा या आरओसी कंपनी के रिप्लाई से सेटिस्फाई नहीं होगा। तो अगर आरओसी सेटिस्फाई हो गया तो जो प्रोसीडिंग्स थी वो उसको ड्रॉप कर देगा, यानी वो आगे कंटिन्यू नहीं करेगा। लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है ना कि कंपनी अपने मैटर को, अपनी बात को प्रूव ही नहीं कर पा रही है, ठीक है, यानी कंपनी एक्चुअली गिल्टी है, उसके कंप्लायंस जो है वो एक्चुअली डिफॉल्टेड है, या डायरेक्टर्स जो है या उसके ऑफिसर इन डिफॉल्ट वाली पोजीशन आ जाती है। तो उस सिचुएशन में कंपनी अपने आप को सही प्रूव नहीं कर पा रही है, तो फिर वहां पर क्या हो जाएगा, वो कंपाउंडिंग की एप्लीकेशन भी फाइल कर सकती है, ठीक है, यानी वो अपनी गलती खुद से एक्सेप्ट कर सकती है कि हाँ हमसे गलती हो गई। तो कंपाउंडिंग का बेसिकली क्या मीनिंग होता है कि आप प्रोसिक्यूशन से बचने के लिए खुद ही अपनी गलती एक्सेप्ट कर लो और जो भी एप्लीकेबल फाइन है एक्ट में आप वो फाइन पे कर दो, ठीक है। जो भी आपसे गलतियां हुई हैं, जो आपसे लैप्सेस हुए हैं, तो कंपनी के पास क्या ऑप्शन है कि वो कंपाउंडिंग की एप्लीकेशन लगा देती है। लेकिन अगर मान लो कंपनी कंपाउंडिंग की एप्लीकेशन नहीं लगा पाती है एनसीएलटी को, तो फिर आरओसी जो है वो कंपनी के अगेंस्ट में कंप्लेन करेगा और मैटर को आगे प्रोसिक्यूशन वाला चीज कंटिन्यू किया जाएगा, ठीक है। तो जो हमने बात की थी कंपाउंडिंग वाली, ये आपने डिटेल में पढ़ रखा है आरसीडी में, यहाँ पे बहुत ही शॉर्ट में गिवन है। सेक्शन कौन सा था कंपनीज एक्ट का, सेक्शन 441, ठीक है। और एक चीज याद रखना, कंपाउंडिंग सिर्फ उन्हीं ऑफेंसेस के लिए पॉसिबल है जहां पर इम्प्रिजनमेंट नहीं है, ठीक है, यानी इम्प्रिजनमेंट जो है या तो फिर ऑप्शनल है या इम्प्रिजनमेंट है ही नहीं। जहां पर मैंडेटरी इम्प्रिजनमेंट है ना, उस सिचुएशन में आप कंपाउंडिंग नहीं कर सकते हो, क्योंकि कंपाउंडिंग में हम क्या कहते हैं, प्रोसिक्यूशन से बचने के लिए कि मैटर इतना लंबा खींचे नहीं, हम अपनी गलती खुद ही एक्सेप्ट कर लेते हैं और हम खुद ही आपको फाइन पे कर देंगे। तो ये सिर्फ किसके लिए पॉसिबल है, जहां पर इम्प्रिजनमेंट मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। तो फिर आप कंपाउंडिंग की एप्लीकेशन किसको लगा सकते हो, एनसीएलटी को लगा सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर जो आपके ऊपर फाइन लग रहा है, फाइन का मैक्सिमम अमाउंट डज नॉट एक्सीड 25 लाख रुपीज, तो आपकी कंपाउंडिंग की एप्लीकेशन आरडी भी एक्सेप्ट कर सकता है। तो हम कह सकते हैं 25 लाख रुपए से ज्यादा का अगर फाइन है वहां पर तो आपका ट्राइब्यूनल के पास एप्लीकेशन जाएगी, लेकिन जो फाइन का मैक्सिमम अमाउंट है उस ऑफेंस का वो 25 लाख से कम का है, तो फिर वो किसके पास जा सकता है, आरडी रीजनल डायरेक्टर के पास में। चलो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज आपके दो टॉपिक्स होते हैं, दो हम कह सकते हैं कंसेप्ट्स हैं, एक है आपका फाइन और एक है आपका पेनल्टी। अभी दोनों दिखने में या सुनने में हमें हो सकता है सेम लगे, पर एक्चुअली ये दोनों अलग अलग हैं। फाइन जो है वो बेसिकली सिर्फ कोर्ट ऑफ लॉ में लग सकता है, यानी आपका जो पूरा कोर्ट में मैटर गया है, पूरा प्रोसिक्यूशन हुआ है। लेकिन पेनल्टी कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर भी आपके ऊपर लगा सकता है। एडजुडिकेशन का जो प्रोसेस हम लोग पढ़ते हैं नॉर्मली, जो अथॉरिटीज होती हैं एक्ट वाली अथॉरिटीज, वो भी आपके ऊपर लगा देती है, तो पेनल्टी है। लेकिन कोर्ट में आपका केस गया और जज ने आपके ऊपर लगाया तो वो क्या कहलाएगा, फाइन। देन हमें अगेन कंपाउंडिंग को डिटेल में वापस से बता रखा है, अभी हम ऊपर देख ही चुके हैं। यहाँ पर आप ऑफेंसेस देख लो कि कौन कौन से ऑफेंसेस कंपाउंडेबल होते हैं। अभी हमने बात की थी जहाँ पे इम्प्रिजनमेंट मैंडेटरी नहीं है, तो जहाँ पे सिर्फ फाइन है और इम्प्रिजनमेंट है, या फाइन और इम्प्रिजनमेंट और बोथ है, ठीक है, यानी यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट कंपल्सरी नहीं है तो वो कंपाउंड हो सकते हैं। जहाँ पर इम्प्रिजनमेंट और इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन, दैट मींस पे इम्प्रिजनमेंट कंपल्सरी है तो वो कंपाउंड नहीं हो सकते हैं, ठीक है। चलो तो ये तो था हमारा जो कंपनीज एक्ट के कंप्लायंसेस हैं या नॉन कंप्लायंसेस हैं, उसमें आप कंपाउंडिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब हम चलते हैं सेबी पे। तो बेसिकली सेबी का भी जो पूरा एडजुडिकेशन प्रोसीजर है वो आपके गिवन है आपके आरसीडी सब्जेक्ट में। यहाँ पर आपको कुछ कुछ पेनल्टीज गिवन है। अब देखो यहाँ पे बहुत सारी पेनल्टीज गिवन है कि अगर आप सेबी एक्ट का नॉन कंप्लायंस करते हो तो आपको पेनल्टीज क्या क्या एप्लीकेबल हो जाएंगी। तो अब ये पेनल्टीज आपके ऊपर डिपेंड करता है।
लर्न कर सकते हो तो वेल एंड गुड। अब देखो यहाँ पर और क्या बताया है, पेनल्टीज के अलावा जैसे आपकी प्रॉपर्टी है या आपके बैंक अकाउंट्स हैं या आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टीज हैं, तो ये सब चीजें जो है वो बेसिकली क्या हो सकती हैं, अटैचमेंट हो सकता है, इवन अरेस्ट भी हो सकता है आपका, ठीक है। या हम एक रिसीवर, ऑफिशियल रिसीवर को अपॉइंट कर लेंगे कि अब मैनेजमेंट आपके पास नहीं रहेगा, उसके पास में रहेगा। तो ये आपको अलग अलग क्या बता रखे हैं ऑप्शंस, कि अगर आपने सेबी का नॉन कंप्लायंस किया तो आपके ऊपर जो है वो फाइन्स तो एप्लीकेबल होंगे होंगे, और इसके अलावा इन सब तरीके से भी आपसे रिकवरी की जा सकती है जो आपने नॉन कंप्लायंस किया है, ठीक है। चलो अब इसके बाद में देखो हमें अगेन और बहुत सारी पेनल्टीज गिवन है कि अगर मान लो सेबी ने आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी, रिटर्न मांगी है और आपने वो रिटर्न नहीं दी है, तो फिर उस सिचुएशन में आपके ऊपर पेनल्टीज एप्लीकेबल होंगी। तो अगेन ये पूरी सेबी में आपने जो भी नॉन कंप्लायंस किया उसकी पेनल्टीज ही पेनल्टीज आपको यहाँ पर गिवन है। तो ये पूरा टॉपिक पेनल्टीज वाला है, इसको आप एक बार रीड कर लेना। अब इतनी सारी हैं, ऑब्वियस सी बात है कि लर्न करने में प्रॉब्लम होती है, तो जितनी हो सके उतनी आप लर्न कर लो, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। अब देखो एक कंपनी के ऊपर सेबी एलओडीआर रेगुलेशंस एप्लीकेबल होते हैं 2015। तो अगर एक कंपनी ने सेबी एलओडीआर के कुछ रेगुलेशंस को फॉलो नहीं किया तो उसके ऊपर क्या कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे या सेबी क्या करेगा, उसकी हमें यहाँ पर लिस्ट गिवन है। अब देखो तुमने एलओडीआर अपने सीएफ वाले सब्जेक्ट में देख रखा होगा, यहाँ पर तुम्हें सिर्फ नाम दे रखे हैं कि तुमने कौन कौन सी नॉन कंप्लायंस की, तो फिर तुम यहाँ पर फॉल करोगे। तो जो पॉइंट नंबर 2 हमें गिवन है, इस पूरे पॉइंट में हमें लिस्ट दे रखी है रेगुलेशन की। ये सारे रेगुलेशंस जो हैं वो हमें यहाँ पर नहीं पढ़ने हैं, ये सब रेगुलेशंस जो हैं वो आपने पढ़ रखे हैं ऑलरेडी सीएफ में, या हमें ओनली नाम नाम देखने हैं। एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले देखो, अगर आपने 17 रेगुलेशन, ये हमने पढ़ी है कॉर्पोरेट गवर्नेंस में, बोर्ड से रिलेटेड रेगुलेशन है, ठीक है। रेगुलेशन 18 भी हमने पढ़ी है ऑडिट कमेटी वाली, ठीक। देन 27 भी हमने देखा है जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस की कंप्लायंस रिपोर्ट सबमिट होती है, अगर आपने वो सबमिट नहीं किया। देन रेगुलेशन 31 सीजी में नहीं है, सीएफ में है, ये आपने देखी होगी, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न के रिगार्डिंग रेगुलेशन है। देन रेगुलेशन 33 आपकी फाइनेंशियल रिजल्ट वाली है, 34 आपकी एनुअल रिपोर्ट की रेगुलेशन है, ठीक है। तो अगर आपने ये सारे जो रेगुलेशंस है कंप्लायंस इनका नहीं किया, एक है रिकंसिलिएशन ऑफ शेयर्स एंड शेयर कैपिटल, ठीक है, तो आपके ऊपर जो अभी हम प्रोसेस पढ़ने वाले हैं नॉन कंप्लायंस वाला, वो प्रोसेस आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा। तो अगर आपने ये सारी नॉन कंप्लायंस की है तो अभी देखो कि एंटिटी के ऊपर क्या कॉन्सिक्वेंस आते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या बोला है, अगर आपने ये सारी नॉन कंप्लायंस की तो जो स्टॉक एक्सचेंज है जिसपे आपकी सिक्योरिटीज लिस्टेड है, वो आपकी सिक्योरिटीज को मूव कर देगा जेड कैटेगरी। जेड कैटेगरी होती है एकदम लोअर कैटेगरी, ठीक है, जो कह सकते हैं हम एकदम रिस्की और नॉन कंप्लायंट, जहां पे स्टॉक एक्सचेंज जो है वो लोगों को अवेयर कर रहा है कि ये जो है वो नॉन कंप्लायंट कंपनी है, ठीक है, काफी रिस्की है, हो सकता है कि इन फ्यूचर डीलिस्ट भी हो जाए अगर ये कंप्लायंट नहीं बनी तो, ठीक है। तो उस कैटेगरी में आपकी सिक्योरिटीज को डाल देगा। और इसके अलावा जो आपकी सिक्योरिटीज में ट्रेडिंग अलाउ करेगा, वो ट्रेडिंग भी ओनली कैसे अलाउ करेगा, ट्रेड फॉर ट्रेड बेसिस। आपने सुना होगा एक होता है इंट्रा डे ट्रेडिंग, यानी आप क्या कर सकते हो, सुबह परचेज करके शाम को सेल आउट कर लो, ठीक है। यानी हम एक ही दिन में जो ट्रेडिंग करते हैं जिससे हमारा इंस्टेंट गेन्स होते हैं, तो वो वाली चीज आपको अलाउड नहीं है। ट्रेड फॉर ट्रेड में क्या होता है, जो हम पढ़ते हैं T+2, यानी आपको डिलीवरी लेनी पड़ेगी, आपको शेयर्स लेने ही पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग वाला काम कर लो, अगर आपको प्रॉपर शेयर्स लेने हैं इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, वो अलाउ नहीं है, ठीक है। तो ट्रेड फॉर ट्रेड मतलब आपको डिलीवरी लेनी पड़ेगी, इंट्रा डे ट्रेडिंग अलाउ नहीं की जाएगी। क्यों? क्योंकि आपकी कंपनी कैसी है, नॉन कंप्लायंट कंपनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सबसे पहले तो ये किया जाएगा। इसके बाद में क्या बोला है, फिर आपको जो एक्सचेंज है वो पहले बता देगा, यानी ऐसा नहीं कि आज सुबह उठते जैसे मार्केट खुला वैसे ही बताया कि जेड कैटेगरी में आ गई, नहीं, जो एक्सचेंज है वो 7 डेज पहले इन्वेस्टर्स को बता देगा कि 7 डेज के बाद ये सिक्योरिटी जेड कैटेगरी में जाने वाली है, ठीक है। और अगर आपने सारे रेगुलेशंस को मान लिया टाइम पे, तो फिर वापस से आपकी बैक टू नॉर्मल वाली कैटेगरी में आ जाएगी, ठीक है, अगर आपने टाइम पे मान लिया और आपने टाइम पे फाइन पे कर दिया, ठीक है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि कंपनी डीट है, और अब कंपनी डीट है, नहीं मान रही है, तो फिर उस सिचुएशन में जो आपकी सिक्योरिटीज हैं, जो ट्रेड फॉर ट्रेड अलाउ किया गया था वो भी अलाउ नहीं होगा। ट्रेडिंग को हम क्या कर देंगे, एकदम
सस्पेंड कर देंगे, बिल्कुल कैंसिल, ठीक है। लेकिन अगेन वही है, सस्पेंड करने से पहले हम बताएंगे, किसको बताएंगे, यानी एक्सचेंज इन्फॉर्म करेगा किसको, एंटिटी को, कि आप कंप्लाई कर दो शांति से और आप फाइन पे कर दो। कितने डेज में, 21 डेज में, ठीक है। 21 डेज का टाइम दिया, जब तक वो क्या रहेगी, वो जेड कैटेगरी वाली रहेगी। अगर 21 डेज में वो मान जाती है तो वेल एंड गुड। 21 डेज में अगर वो नहीं मानती है तो फिर हम उस सिक्योरिटीज को क्या कर लेंगे, उसमें ट्रेडिंग को सस्पेंड कर देंगे, ठीक है। तो तब आपकी ट्रेडिंग सस्पेंड हो जाएगी, और जैसे ही ट्रेडिंग सस्पेंड हुई है तब अगेन आपको वेबसाइट पे डिस्क्लोजर देना होगा एक्सचेंज को, ताकि पब्लिक को पता चल जाए कि अच्छा ऐसे सिक्योरिटीज में क्या है, सस्पेंशन हुआ है। अच्छा, ऑल्सो एक चीज याद रखना, चाहे आप जेड कैटेगरी में डाल रहे हो, चाहे आप सस्पेंशन कर रहे हो, तो जो भी एक्सचेंज काम कर रहा है ना, अगर वो सिक्योरिटी किसी और एक्सचेंज पर भी लिस्टेड है, ठीक है, लेट्स से ये सारा काम एनएससी कर रहा है और वो कंपनी के शेयर्स बीएससी पर भी लिस्टेड हैं, तो एनएससी जब भी सस्पेंड करेगा, जब भी शेयर्स मूव करेगा, तब उसको कहां पर इंटीमेट करना पड़ेगा, उसको बीएससी को भी बताना पड़ेगा। तो उसको पता होना चाहिए बीएससी को भी कि अच्छा ये वहां पर इतने सारे नॉन कंप्लायंस कर रही है, ठीक है। और इसके बाद में क्या होगा कि जब ये सारे काम हो रहे होते हैं तो जो डायरेक्टर्स होते हैं उनकी सिक्योरिटीज को फ्रीज कर दिया जाता है, कि प्रमोटर्स हैं और जो प्रमोटर ग्रुप है, डायरेक्टर्स नहीं सॉरी, प्रमोटर्स एंड प्रमोटर ग्रुप है, उनकी सिक्योरिटीज को क्या कर दिया जाएगा, फ्रीज कर दिया जाएगा। फिर वो डील नहीं कर सकते, ऑब्वियस सिक्योरिटीज को बेच नहीं सकते, खरीद नहीं सकते हैं, ठीक है। तो उनका डीमैट अकाउंट कैसा हो जाएगा, फ्रीज कर दिया जाएगा। लेकिन अब मान लो उन्होंने कंप्लायंस कर दिया टाइम पे, तो जो बिगिनिंग में उनका अकाउंट फ्रीज हो गया था उसको हम क्या कर देंगे, वापस से अनफ्रीज कर देंगे। लेकिन जब तक नॉन कंप्लायंस चल रहा है तब तक तो प्रमोटर और प्रमोटर जो ग्रुप है वो लोग क्या नहीं कर सकते हैं, सिक्योरिटीज में डील नहीं कर सकते, उनका डीमैट अकाउंट एक्सचेंज क्या कर देगा, फ्रीज कर देगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर भी बता रखा है कि अगर आपने टाइम पे कंप्लायंस नहीं किया और आपने फाइन वगैरह नहीं दिया है तो फिर आपकी जितनी भी ट्रेडिंग वगैरह हम अलाउ कर रहे थे वो सब कुछ क्या हो जाएगी, सस्पेंड हो जाएगी, और जो आपकी सिक्योरिटीज हैं वो भी क्या रहेंगी, फ्रोजन रहेंगी। किसकी, प्रमोटर एंड प्रमोटर ग्रुप की। और आपको इंटीमेशन दे देना है किस चीज का, सस्पेंशन का, किसको, जो सेकेंड वाला एक्सचेंज है उसको। अब देखो यहाँ पर क्या बोला है कि सस्पेंशन जब भी हुआ, सस्पेंशन के टाइम पर, ठीक है, जब सस्पेंशन चल रहा है तो उसकी 15 डेज के बाद में हम क्या अलाउ कर रहे हैं आपको, ट्रेड फॉर ट्रेड। अगेन भाई आपको डिलीवरी लेनी पड़ेगी, इंट्रा डे ट्रेडिंग आप नहीं कर सकते हो। और ये हमने ऑल थ्रू आउट अलाउ नहीं करा है, ये हमने कब अलाउ करा है, ऑन द फर्स्ट ट्रेडिंग डे ऑफ एवरी वीक फॉर 6 months। दैट मीन्स जब आपकी सिक्योरिटी सस्पेंड हुई है तो जो भी आपके शेयर्स की ट्रेडिंग है वो हम अलाउ कर देंगे, लेकिन कैसे अलाउ करेंगे, ट्रेड फॉर ट्रेड बेसिस पे अलाउ करेंगे। और वो भी डेली का नहीं होगा, हर एक वीक की जो फर्स्ट ट्रेडिंग डे है दैट इज मंडे, तो मंडे को अलाउ होगा, और वो भी कितने महीनों तक, 6 महीनों तक। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि जो सस्पेंशन है वो सस्पेंशन कब तक अलाउ किया गया है, वो सस्पेंशन 6 months के लिए अलाउ किया गया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या बोला है, एक्सचेंज जो है, जो भी लोग ट्रेड कर रहे हैं ना, वो ट्रेड करने से पहले कंसेंट लेंगे अपने क्लाइंट से। यानी बेसिकली जो भी लोग खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, पहले हम उनसे कंसेंट लेंगे कि अच्छा आप रेडी होना, ये सस्पेंडेड है, फिर भी आप इतना रिस्क लेने के लिए रेडी होना, तो वो कंसेंट लेने के बाद ही फिर ट्रेड फॉर ट्रेड बेसिस पर किया जाएगा, ठीक है। तो जो भी ब्रोकर्स वगैरह हैं कंसेंट लेने के बाद ये सिक्योरिटीज में अलाउ करेंगे, ठीक है। इसके बाद में क्या बोला है कि लेकिन जब भी आपकी वो ट्रेडिंग वगैरह अलाउड होगी, वो जो भी लिस्टेड एंटिटी है, हम उसमें लिख देंगे, यानी हम एक मैसेज डाल देंगे कि अगर आप इस सिक्योरिटीज में ट्रेड कर रहे हो तो ये जो ट्रेडिंग है सस्पेंडेड है, बस वो आज के लिए अलाउ किया गया है, जो पर्टिकुलर डेट है, और आपको ये भी बताना है कि ये कंपनी नॉन कंप्लायंट है। तो अगर ये कंपनी इतनी डेट तक कंप्लायंस नहीं करती है तो इसका डीलिस्टिंग हो जाएगा। तो आप पहले से ही अवेयर रहो कि आप जिस कंपनी की सिक्योरिटीज खरीद रहे हो वो वाली कंपनी डीलिस्ट हो सकती है, क्योंकि वो भी नॉन कंप्लायंट है। तो वो आप पूरा बता दो कि इसकी कंपल्सरी डीलिस्टिंग भी हो सकती है अगर ये इस डेट तक कंप्लायंस नहीं करेगी। तो इससे क्या होगा, जो भी लोग परचेज एंड सेल कर रहे हैं उनको पता रहेगा कि हम जिस कंपनी में डील कर रहे हैं वो बहुत रिस्की है, वो कभी भी डीलिस्ट हो सकती है, ठीक है। चलो, इसके बाद में क्या बोला है कि आपको एक टाइम पीरियड दिया है 6 महीने का, कि आप उसमें क्या करो, जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, एप्लीकेबल फाइन है, कंप्लायंसेस हैं, वो सब आप कंप्लीट करो, ठीक है। अगर आपने कंप्लायंस वगैरह कंप्लीट कर लिया तो उसके बाद में जो आपका स्टेटस है वो नॉर्मल हो जाएगा, सस्पेंशन जो है वो रिवोक हो जाएगा।
7 डेज के अंदर अंदर, ठीक है। और फिर वही हम पब्लिक को बता देंगे और जो बाकी वाला स्टॉक एक्सचेंज है उसको भी बता देंगे। लेकिन सस्पेंशन रिवोक होने के ट्रेड फॉर ट्रेड बेसिस पे ही आपकी ट्रेडिंग जो है वो अलाउ की जाएगी। कितने दिनों तक? 7 डेज तक। 7 डेज के बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में क्या बोला है, अगर आपने कंप्लायंस कर ली तो कंप्लायंस करने के बाद याद है जो हमने बात की थी कि वो फ्रीज कर दी थी प्रमोटर एंड प्रमोटर ग्रुप की, तो उसको भी अब अनफ्रीज कर दिया जाएगा। लेकिन अनफ्रीज कितने टाइम के बाद किया जाएगा? 3 महीने के बाद किया जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ये ऑप्शन हुआ कि मान लो वो कंप्लायंस कर ही नहीं रहे हैं, ठीक है, उन्होंने डेट दे दी थी लेकिन इस डेट तक कंप्लायंस नहीं की, तो फिर आपका क्या हो जाएगा? प्रोसेस ऑफ कंपल्सरी डीलिस्टिंग। तो 6 महीने में कंप्लायंस कर ली तो वेल एंड गुड, 6 महीने में भी आप कंप्लायंस नहीं कर पाते हो तो फिर आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा किसका? कंपल्सरी डीलिस्टिंग का। तो ये सेबी का एक प्रोसीजर है और ये इंपॉर्टेंट है, इस पे 2 बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, तो 2 से 3 बार, तो आप उसको अच्छे से पढ़ लेना। इसके बाद में हमें फेमा का कंपाउंडिंग एंड कॉन्ट्रवेंशन गिवन है, तो ये अपना आरसीडी में पूरा कंप्लीट टॉपिक कवर हो ही जाता है। चलो अब इसके बाद जो आपको नेक्स्ट टॉपिक है वो आपको कंपनीज एक्ट के अलग अलग सेक्शन का जो नॉन कंप्लायंस है वो नॉन कंप्लायंस और देन उसकी पेनल्टी भी दे रखी है साथ। जैसे हमें सबसे पहले सेक्शन 8 जो अपने एनपीओज होते हैं तो उसकी पेनल्टी दे रखी है कि अगर एक कंपनी ने नॉन कंप्लायंस किया तो क्या पेनल्टी। तो ऐसे करके कंपनीज एक्ट में जितनी भी सेक्शंस हैं पेनल्टीज वाले, अब यहां से स्टार्ट होते हुए जहां पे ये चैप्टर एंड हो रहा है पूरे के पूरे आपको क्या ही गिवन है, सारे के सारे नॉन कंप्लायंसेस गिवन है। अब अगेन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जितने लर्न कर सकते हो उतने लर्न कर लो, ठीक है। तो जो अपने डीडी वाले सब्जेक्ट में पेनल्टीज इंपॉर्टेंट है वह मैंने आपको हर चैप्टर के साथ साथ इंपॉर्टेंट मार्क करवाई है। जैसे 447 हो गया, 448 हो गया, 204 का हो गया, सीएस एक्ट में पेनल्टीज हैं, तो हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो पेनल्टीज गिवन है कंपनीज एक्ट की आपको एग्जीक्यूटिव वाली भी लर्न होगी, बहुत सारी पेनल्टीज आपके आरसीडी में भी कवर हो जाती हैं, ठीक है। तो जो आपको आती हैं वो आप देख लेना, इतना ऐसे टाइम वेस्ट मत करना कि इसको रट रहे हो बैठ के, बिकॉज बहुत सारी हैं, ठीक है। तो अभी चैप्टर के एंडिंग तक हमें ओनली पेनल्टीज ही पेनल्टीज गिवन है। चलो विद दिस अपना ये वाला चैप्टर भी होता है कंप्लीट। थैंक यू।